हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन्वेंट्रीज चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने इन्वेंट्रीज के कॉस्ट निकालने के मेथड्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा एक मेथड लास्ट मेथड रह गया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना इसको खत्म कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिएगा। इसमें आप लोग फर्स्ट एरो डाल के लिखना, फर्स्ट एरो डाल के लिखना दिस मेथड इज यूज्ड when there is frequent change in the price of the goods. And such goods are purchased frequently in the business. For example, crude oil. नेक्स्ट एरो में लिखना a standard cost is determined on these frequent changes. Value of inventory is equal to quantity into standard cost पर यूनिट। बस ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने। तो पहली बात तो देखो, ये जो मेथड है यहां पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में कवर्ड है, तो इसको बस इतना डिस्कस कर लेंगे हम लोग जितना आपके स्टडी मटेरियल में कवर है, और इसमें ज्यादा चूंचा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, यहां पे हमने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर वैसे आप लोग डिटेल चर्चा अपनी सीए इंटर में करोगे। सीए इंटर में आपका एक पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें आप एक पूरा चैप्टर पढ़ते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से। वहां आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। फिर भी यहां पे बस आप लोग ऐसे समझ लेना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब आप एक प्रकार से समझ लो बजटेड कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट। इतना आप लोग समझ लो, बहुत है अभी के लिए आपके लिए। बाकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, इसकी हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं अपनी प्रैक्टिकली, ये सारी चीजें आपको अपने सी इंटर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में आ जाएगा। राइट, तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, ये मेथड कब यूज होता है, तो जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो आपको बस पता होना चाहिए, दो पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे यहां लिख दिए है, और ये दो पॉइंट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। तो पहला हमने लिखा है कि जो ये मेथड है वो यूज होता है जब हम कोई ऐसे बिजनेस में होते हैं जब जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस में फ्रीक्वेंट चेंज होता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स है, चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर लेना अपने पास इसको, फ्रीक्वेंट चेंज इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। यानी ऐसे गुड्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, या ऐसे गुड्स की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या ऐसे गुड्स की हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं जिसकी प्राइसेस में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत बार सुनते होगी कि पेट्रोल के दाम रोज बदलते हैं,
सिमिलरली गोल्ड के दाम रोज बदलते हैं, है ना। तो अब क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड मतलब एक प्रकार से आप समझ लो पेट्रोल, क्रूड ऑयल मतलब जिससे हमारे पेट्रोल डीजल ये सब बनता है, राइट। तो इनके प्राइसेस में रोज बदलाव होता है, रोज इसके प्राइसेस बदलते रहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के केस में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या सीख रहे थे, अल्टीमेटली हम लोग तो इन्वेंट्री की कॉस्ट या वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, कहां अप्लाई होता है, क्या होता है, सब ठीक है, लेकिन इस मेथड से हम अपनी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। तो उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। सपोज मैं किसी प्रोडक्ट का बोलता हूं 100 kg है आपके पास, किसी प्रोडक्ट का हमारे पास 100 kg है, और अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ इस 100 kg की वैल्यू या कॉस्ट कितनी होगी एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, तो आप बोलोगे ठीक है 100 kg मैं बता दूंगा वैल्यू, इसके आप मुझे बता दो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी कितनी है। मैं बोलूंगा भाई देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी पड़ता है 15 रुपए, तो आप बोलोगे ठीक है इजी है, 100 kg मेरे पास पड़ा हुआ है और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी मैंने बता दिया 15 रुपए, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 1500 रुपए की। दैट्स इट, बस ये है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, कैसे निकालेंगे, ये सब तो मैं आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेथड, और आई डोंट एक्सपेक्ट कि यहां से कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, छोटा मोटा थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है मैक्स टू मैक्स, उसकी भी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। स्टिल कवर्ड है तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप हो गया होगा आपका कवर। तो मैं आपको एक रिकॉल करवा देता हूं। तो हम बेसिकली हम लोग कॉस्ट निकालने की कुछ मेथड्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमने क्या क्या मेथड्स कवर किए थे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ये हमने सारे 5 मेथड्स कवर करे थे अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स में। और नॉन हिस्टोरिकल में हमें 2 पढ़ना था। एक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पर हमने डिटेल चर्चा भी की थी और क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 करवा दिए थे। और सेकंड जो आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आता था वो था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, राइट। तो एक मैंने टॉपिक की स्टार्टिंग में एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनवाया था, तो आप उसमें देख लेना। तो हमने वहां पे 7 मेथड्स लिखे थे और इसके साथ मेरे सातों के सातों मेथड्स कवर हो जाते, राइट। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आप अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग, तो इसमें आप लोग लिखना मेरे साथ साथ पहले फर्स्ट एरो डाल के, इट मीन्स फिजिकल काउंटिंग ऑफ गुड्स for the purpose of inventory valuation। नेक्स्ट एरो में लिखना इट इज नॉर्मली डन few days before। अच्छा ऊपर आपने जो लिखा था ना, इट मींस फिजिकल काउंटिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें आप एक लाइन और डाल देना, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो ये होगी बैलेंस शीट डेट, ठीक है। चलो, तो इट इज नॉर्मली डन फ्यू डेज बिफोर और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इट इज नॉर्मली डन फ्यू डेज बिफोर और आफ्टर
the balance sheet date. Full stop. Operations are suspended for this purpose. नेक्स्ट एरो में लिखना, नेक्स्ट एरो में लिखोगे suitable adjustments for sales oblique purchases oblique returns during the intervening period. During the intervening period is required to be made for ascertaining the value of inventory on बैलेंस शीट डेट. ठीक है, तो बैलेंस शीट डेट को कभी कभी क्लोजिंग डेट भी बोला जा सकता है, एक ही बात है. एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना, इस पेन से लिख लेते हैं. स्टार डाल के एक पॉइंट लिखना. यहां पे मैंने इंटरवीनिंग पीरियड का शब्द लिखा है ना, इंटरवीनिंग पीरियड. इसको एक तो आप अंडरलाइन कर लेना, इसको आप अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना इंटरवीनिंग पीरियड का क्या मतलब हुआ. इंटरवीनिंग पीरियड मींस पीरियड बिटवीन क्लोजिंग oblique बैलेंस शीट डेट एंड actual inventory taking date. That is counting date. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका और प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन है. मतलब इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रैक्टिकली एक्चुअली में करना क्या है. ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लेना और फिर मेरे साथ साथ लिखना एक एग्जाम्पल. तो आपके स्टडी मटेरियल का एक एग्जाम्पल है, वो मैं यहां पे लेके चल रहा हूं. तो आप लिखना एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें लिखना बुक्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31st December 2021. Inventory taking is done on 7th January 2022 and value ascertained on that date is rupees 7,85,000. During the intervening period,
फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई? सेल्स लिखना, सेल्स लिखना कितना, 3 लाख रुपीज। सेल्स रिटर्न लिखना 50,000। परचेज लिखना 1,83,000। परचेज रिटर्न लिखना 30,000। फिर लिखना मार्कअप, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st December 2021। चलो जी, तो भाई पहले तो आप इस क्वेश्चन की नोटिंग कर लेना और फिर मैं आपके साथ चर्चा करना शुरू करता हूं कि भाई हमारा क्या कॉन्सेप्ट है और हमको एक्चुअली में यहां पे सीखना क्या है। ठीक है, चलो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए स्क्रीन फुल ही रखूंगा ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे। तो आप मेरी स्क्रीन को देखते रहना और मेरी बातों को सुनते रहना, और अगर आप समझ गए मेरी सारी बातों को तो फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए, तो देखो भाई कहानी क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। एक छोटा सा टाइमलाइन बना लेते हैं, छोटा सा टाइमलाइन बना लेते हैं। सपोज ये मेरा एक अकाउंटिंग ईयर है, तो मैं इस एग्जांपल इस क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा। तो मेरा एक अकाउंटिंग ईयर है जो सपोज 1 जनवरी 2021 को शुरू होता है और ये खत्म होता है 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो जब मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 2021 को, तो आपको अच्छे से पता है इस डेट पे हमको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे। फाइनल अकाउंट्स का क्या मतलब हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मोटा मोटा। तो आपको अच्छे से अब पता है कि हमें अपने फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए होता है। हमें अपनी फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सर हमको अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हम इस इन्वेंट्री की वैल्यू को अपने एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं जिससे फिर हमारा सही ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और साथ ही साथ हम अपने बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड पे भी दिखाते हैं। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था और ये आपने बचपन से पढ़ा भी है, तो आपको इसमें तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हमारे गोडाउन में इन्वेंट्री की टेकिंग होती है। इन्वेंट्री की टेकिंग का मतलब क्या हुआ? फिजिकली काउंट करना, इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करना। इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोल देते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। मतलब कुछ नहीं है, हम अपने गोडाउन में जाएंगे और गिन के देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, और अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। पर प्रैक्टिकली मुझको बताना, सोचना कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली 31 दिसंबर को ही सारी हमारी इन्वेंट्री टेकिंग हो पाए। एक दिन में एग्जैक्टली 31 दिसंबर को पहुंच गए, पूरी इन्वेंट्री टेकिंग करके हम अपनी वैल्यू निकाल ले, तो ऐसा ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली इन्वेंट्री टेकिंग हो नहीं पाती। प्रैक्टिकली इन्वेंट्री टेकिंग जो हमारी बैलेंस शीट डेट है या जो क्लोजिंग डेट है, यहां पे अगर मैं 31 दिसंबर बोल रहा हूं, तो प्रैक्टिकली 31 दिसंबर को इन्वेंट्री टेकिंग होने की वजह इससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद को हमारी पूरी इन्वेंट्री टेकिंग हो पाती है।
तो इस क्वेश्चन के अगर मैं माध्यम से बोलूं, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारी जो इन्वेंट्री टेकिंग हुई है, हमारी जो इन्वेंट्री टेकिंग हुई है, एक मिनट, वो कब हुई है? 31 दिसंबर के बाद हुई है, 7 जनवरी 2022 को। इस दिन पे हमारी इन्वेंट्री टेकिंग एक्चुअली में हो पाई। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है कि जब इस दौरान हमारी इन्वेंट्री टेकिंग हो रही होती है, इस दौरान हमारी जब इन्वेंट्री टेकिंग हो रही होती है, या इस दौरान नहीं बोलना चाहिए मेरे को, इस दौरान नहीं बोलना चाहिए मेरे को, जो इस डेट पे जब हमारी इन्वेंट्री टेकिंग हो रही होती है, जिस टाइम हमारे यहाँ पे फिजिकल काउंटिंग गुड्स की चल रही होती है, उस टाइम हम लोग अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर देते हैं। उस टाइम अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर देते हैं, मतलब जो भी हमारा सेल परचेस वगैरह हो रही होती है उसको हम लोग बंद कर देते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर गोडाउन में मैं काउंटिंग कर रहा हूं बैठ के, और उस टाइम हाथ के हाथ सेल भी हो रही है, परचेस वगैरह भी हो रही है, तो मेरी कभी काउंटिंग हो पाएगी ढंग से? आंसर इज नो, है ना। मैं गोडाउन में रखे हुए सामान, मैं काउंटिंग कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ कुछ सामान सेल भी हो जा रहा है, निकल भी जा रहा है, साथ साथ नया नया सामान और आए भी जा रहा है, तो मैं क्या मैं एग्जैक्टली प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाऊंगा या प्रॉपर्ली काउंटिंग कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। तो जब ये इन्वेंट्री टेकिंग होती है ना, तो उस टाइम पे हमारे गुड्स का जो मतलब बेसिकली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, सेल परचेज वगैरह होती है, वो रोक दिया जाता है टिल द टाइम इन्वेंट्री टेकिंग इज कंप्लीट। ठीक है, तो बट ये थियोरेटिकल बात है, तो आपको तो इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं, आपको तो यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज को समझना है कि आपको एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना है। तो चलो वापस से आता हूं मैं। तो 7 जनवरी को हमने बोला कि हमारी एक्चुअली इन्वेंट्री टेकिंग हुई, और इसके बेसिस पे मेरी वैल्यू कितनी आई इन्वेंट्री की? वो आई 7,85,000। 7,85,000, ये हमारी 7,85,000 की इन्वेंट्री की वैल्यू आई। अब क्या मैं अपने जब 31 दिसंबर के फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, क्या मैं अपने 31 दिसंबर के जो फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, क्या उसमें मैं इन्वेंट्री की वैल्यू 7,85,000 दिखा सकता हूं? क्या इस दिन मैं अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू 7,85,000 दिखाऊंगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि ये तो कौन सी डेट की इन्वेंट्री की वैल्यू है? ये कौन सी डेट की इन्वेंट्री की वैल्यू है? ये तो 7 जनवरी की इन्वेंट्री की वैल्यू है, ये तो 7 जनवरी की है। मेरे को तो 31 दिसंबर को देखना है कि भाई 31 दिसंबर को मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू थी कितनी, है ना। तो यानी कि मैं ये 7,85,000 नहीं दिखा सकता अपने बुक्स में 31 दिसंबर की बैलेंस शीट वगैरह में। तो मैं फिर कैसे पता लगाऊं कि मेरी 31 दिसंबर को कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू थी? प्रैक्टिकली बताओ, टाइम तो निकल गया, 7 जनवरी आ गई, अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि 31 दिसंबर को मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी? क्या मैं 7 जनवरी की इन्वेंट्री की वैल्यू को यूज करके रिवर्स कैलकुलेशन कुछ करके 31 दिसंबर की इन्वेंट्री की वैल्यू पे आ सकता हूं कि नहीं आ सकता? खुद सोचना। चलो इसको भी चर्चा कर लेते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। तो देखो 31 दिसंबर को मेरे को अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए थी, और एक्चुअल काउंटिंग हुई 7 जनवरी को। तो सबसे पहली बात, जो ये पीरियड है 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी का बीच का पीरियड है, इसको मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलता हूं इंटरवीनिंग पीरियड। इसको मैं बोलता हूं इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। तो अब मैं यहां पे चर्चा करता हूं। यह है 31 दिसंबर, यह है 7 जनवरी 2022। अब खुद सोचना, प्रैक्टिकली सोचना, मेरी 31 दिसंबर को जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, सपोज मैं इसको एक्स बोल लेता हूं, इसको मैं एक्स बोल लेता हूं कि 31 दिसंबर को मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू सपोज एक्स थी। तो 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक क्या क्या हुआ होगा मेरी इस इन्वेंट्री पे? तो अगर मैं बोलूं सर देखो, एक्स में मतलब 31 दिसंबर की इन्वेंट्री में इस दौरान, इस इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान जो भी मैंने परचेज की होगी वो मेरी ऐड होगी, है ना। 31 दिसंबर की इन्वेंट्री पे इस दौरान मतलब इस बीच में मैंने जो भी इन्वेंट्री परचेज करी होगी वो मेरी ऐड होगी। जो भी मैंने सेल करा होगा वो चला गया होगा, मेरे गोडाउन से चला गया होगा, यानी वो माइनस हो गया होगा। अगर मैंने कोई परचेज रिटर्न भी करी होगी इस दौरान, तो परचेज रिटर्न में भी क्या होता है, सामान चला जाता है। तो परचेज रिटर्न अगर हुई होगी तो उसमें भी मेरा सामान चला गया होगा, तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया।
और अगर मेरी सेल रिटर्न हुई होगी कोई, तो सेल रिटर्न में क्या होता है, सामान वापस आ जाता है मेरे पास। तो इस दौरान सेल रिटर्न जो हुई होगी उससे मेरा सामान वापस आ गया होगा। यानी 31 दिसंबर की जो भी वैल्यू होगी, मैंने एक्स बोल लिया, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें मेरी कुछ परचेज हुई होगी, यहां से लेके यहां तक इस इंटरवीनिंग पीरियड में कुछ परचेज हुई होगी जो ऐड हो गई होगी। सेल जो हुई होगी, सेल से मेरा सामान चला गया तो वो माइनस हो गया होगा मेरी इन्वेंट्री से। परचेज रिटर्न में सामान मैं बेसिकली वापस कर देता हूं अपने सप्लायर को, अपने सेलर को, तो उससे भी मेरा सामान वापस चला गया होगा। और सेल्स रिटर्न में हमारे कस्टमर हमारा सामान वापस कर देते हैं तो सामान मेरे पास वापस आ गया होगा, तो ये प्लस हो गया होगा। और ये सब करने के बाद 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में ये सारा कारनामा होने के बाद ही तो मेरा 7 जनवरी की इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही होगी, जो भी आ रही होगी। तो वो कितनी आ रही थी, 7,85,000। अब परचेज मैंने आपको कितनी दी, परचेज मैंने आपको दी 1,83,000 की, ये मैंने आपको बता दी इंटरवीनिंग पीरियड की। सेल मैंने आपको कितनी बता दी, सेल मैंने आपको बताई 3 लाख की। परचेज रिटर्न मैंने आपको कितनी की बताई, 30,000 की। सेल्स रिटर्न मैंने आपको कितनी की बताई, सेल्स रिटर्न मैंने आपको मेरे ख्याल से बताई 50,000 की। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, इसी चीज को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, तो एक्स अगर मेरी है इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2021, तो इसमें क्या हुआ होगा, परचेज प्लस होगी 1,83,000, परचेज रिटर्न माइनस होगी 30,000, सेल्स मेरी माइनस होगी 3 लाख, और सेल्स रिटर्न मेरी ऐड होगी 50,000। और ये सब करने के बाद मेरी 7,85,000 की इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही होगी। तो अब अगर मैंने आपकी ये इक्वेशन बनवा दी, अगर मैंने इस इक्वेशन का सेंस बनवा दिया आपके दिमाग में, तो क्या अब इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, कि 31 दिसंबर को कितनी मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू थी, दैट इज मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को यूज करके हम एक्स निकाल सकते हैं क्या। कैसे निकालोगे आप बोलोगे x इज इक्वल टू 7,85,000, सब उधर चला गया, ये हो गया 1,83,000, 1,83,000। ठीक है, ये मैं अभी आपको खाली करके बता रहा हूं, लेकिन हमको ऐसे करना नहीं होता, तो मैं एग्जाम में कैसे करना ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग खाली कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो 30,000 प्लस हो गया, 3 लाख भी प्लस हो गया, और 50,000 माइनस हो गया। इसको जरा एक बार निकाल लेते कितना आ रहा है। तो 783 माइनस 183 प्लस 30,000 सॉरी, प्लस 3 लाख माइनस 50,000, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8,82,000, ये आ रहा है 8,82,000। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मेरी 31 दिसंबर को इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो गई, 8,82,000। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी इससे सही आंसर निकल के आ गया 31 दिसंबर का इन्वेंट्री का वैल्यू का, तो आप एकदम गलत हो, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, मैं वापस से यहां पे आता हूं, मैं अपने वापस से इस फिगर पे आता हूं। मेरी जो इन्वेंट्री की गिवन वैल्यू होती है वो होती है एट कॉस्ट। मेरे को जो 31 दिसंबर को इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए होती है, ये भी चाहिए होती है एट कॉस्ट। परचेज प्राइस जो मेरी होती है ये हमेशा कॉस्ट पे रहती है, परचेज रिटर्न मेरी हमेशा कॉस्ट पे होती है। तो ये सारी फिगर्स मेरी कॉस्ट पे है। लेकिन अब सेल मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए रुपीज में ले लिया था, बट जो मैंने सेल 3 लाख रुपए की ली है और सेल्स रिटर्न 50,000 रुपए की ली है, क्या ये एट कॉस्ट है, क्या ये कॉस्ट पे है सेल। द आंसर इज नो। सेल्स तो हमेशा भाई सेल्स वैल्यू पे होती है, तो ये तो है एट सेल्स वैल्यू, और सेल्स रिटर्न भी सेल्स वैल्यू पे होती है। तो इसका मतलब मुझको सही वैल्यू पे आने के लिए, मुझे अपनी सही कॉस्ट पे आने के लिए, पहले इस सेल्स को और इस सेल्स रिटर्न को, इसको भी तो कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तभी तो फिर मेरी सारी फिगर्स सारी कॉस्ट पे आएगी और फिर मेरा अल्टीमेटली जो सही आंसर आएगा वो कॉस्ट पे आएगा। अगर मैं इसको सेल वैल्यू की प्लस माइनस कर रहा हूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मेरे को तो कॉस्ट चाहिए और कॉस्ट निकालने के लिए मुझे सारी चीजें सारी वेरिएबल्स कॉस्ट पे चाहिए, है ना, तभी मेरा सही आ पाएगा। तो इसका मतलब जो हमने 3 लाख की एक तो सेल वैल्यू ली ये वाली, और साथ साथ हमने जो सेल्स रिटर्न की वैल्यू ली ये 50,000, है ना। यहां पे कर लेता हूं 3 लाख और 50,000। ये हमको किस पे चाहिए, ये हमको चाहिए एट कॉस्ट, इसकी हमको कॉस्ट चाहिए। अब क्या मैं इसकी कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको अच्छे से पता है सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। कई बार हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, हम अपने पुराने चैप्टर्स में भी यूज कर चुके हैं इसी फंडे को, चाहे वो कंसाइनमेंट हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर हो, चाहे कुछ भी हो, राइट। तो अगर मैं सेल्स ले लूं तो मैं इसकी नेट फिगर ले लेता हूं, मैं इसकी नेट फिगर ले लेता हूं, तो नेट में सेल्स कितनी आ रही है 2.5 लाख की, है ना। सिमिलरली आप परचेज को भी नेट में ले सकते हो, आप परचेज को भी नेट में ले सकते हो, ठीक है। तो सेल्स मेरी 2.5 लाख की नेट सेल्स आ रही है, तो इसमें से मैं अगर प्रॉफिट का पोर्शन हटा दूं तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। तो प्रॉफिट कितना है इसमें? अब प्रॉफिट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी थी? प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बोला था 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। बट यहां तो मेरे पास सेल्स फिगर है, यहां पे मेरे पास कॉस्ट तो नहीं है, मेरे पास सेल्स की सेल्स वैल्यू है। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये 1/5 ऑफ सेल्स है। ये भी शॉर्टकट हम कई बार बहुत डिस्कस कर चुके हैं। 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 1/5। तो 2.5 लाख का 1/5 हो गया, यानी ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स, मेरी आ गई 2 लाख। कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स मेरी आ गई 2 लाख। तो अब मेरी एक्स की वैल्यू सही निकल पाएगी। तो एक्स की अब मेरी सही वैल्यू क्या आएगी? 7,85,000। इसको मैं नेट ले लेता हूं, इसको मैं नेट पे ले लेता हूं, तो नेट में आ जाएगा 1,53,000। ये मेरी नेट परचेस है, इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, नेट परचेस। और इसमें मैं क्या प्लस कर देता हूं? प्लस 2 लाख, प्लस 2 लाख ये, ठीक है। ये 2 लाख क्या है? इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स। तो ये कितनी आ जाएगी? इसको निकाल लेते हैं एक बार। 785 माइनस 153 प्लस 2 लाख। तो अब आ रही है मेरी सही आंसर आ रहा है मेरा 8,32,000। अब मेरा सही आंसर आ रहा है 8,32,000। दैट इज 31 दिसंबर को, क्लोजिंग डेट को, मेरी बैलेंस शीट में कितनी इन्वेंट्री दिखेगी? 8,32,000 की दिखेगी। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना होता है, जो हमें जिस भी दिन की इन्वेंट्री की वैल्यू दी होती है उससे हमें रिवर्स कैलकुलेशन करके अपनी बैलेंस शीट की डेट की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें तो समझने के लिए हो गई, ये सारी चीजें समझने के लिए हो गई। लेकिन अब एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे, खिचड़ियां थोड़ी पकाएंगे। एग्जाम में तो हमको साफ साफ काम करना पड़ेगा। तो अब देखो एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे। तो अब एग्जाम प्रेजेंटेशन ध्यान से आप लोग मेरे साथ करना, इसी चीज को एग्जाम में कैसे हम लोगों को करना है। तो आप लिखोगे, सेम चीज करेंगे, बस इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में करें, इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 7 जनवरी 2022। तो ये कितना गिवन था हमको? ये गिवन था हमें 7,85,000। 7,85,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे परचेजेस, या हमको चलो लिख लो, ऐसे लिख लो परचेजेस और ब्रैकेट में लिख लो नेट। तो हम लोग नेट परचेज इसमें से माइनस करेंगे। तो नेट परचेज कितनी हो जाएगी? नेट परचेज होगी 183 माइनस 30, 183 माइनस 30।
तो ये आ जाएगा कितना, 1,53,000। और प्लस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ब्रैकेट में नेट ले लो। हम नेट सेल्स की कॉस्ट बेसिकली यहां पे लेंगे। तो ये हम कैसे लेंगे, इसको भी हम लोग यहीं पे दिखा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी दे रखी थी मैंने क्वेश्चन में, 3 लाख, और रिटर्न थी 50,000। तो हमने बोला 3 लाख माइनस 50,000, ये मेरी नेट सेल्स है, ये मेरी नेट सेल्स है। इसमें से मैं प्रॉफिट हटा देता हूं, या इसको ऐसे करने की जगह और थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं। इसको हम लोग इंटरनल कॉलम में दिखा देते हैं, इसको हम लोग इंटरनल कॉलम में दिखा देते हैं। तो नेट सेल्स लिखेंगे, नेट सेल्स लिखेंगे। नेट सेल्स कितनी थी, 3 लाख माइनस 50,000, दैट इज 2.5 लाख। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हमने निकाला था और कैसे निकाला था, 2.5 लाख का 1/5, 2.5 लाख का 1/5। ये आ गया था 50,000। और इससे मेरी आ जाएगी नेट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज 2 लाख। तो अब मेरी आ जाएगी सही वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021। तो ये कितनी आएगी, 9,85,000। ये कितनी निकाली थी हमने, ये हमने निकाली थी 8,32,000 की, 8,32,000। ठीक है। तो यही काम किया मैंने यहां पे जो बच्चों वाले तरीके से करा था, अल्टीमेटली काम मैंने यही किया, यही फिगर निकाली। बस अब इसको हमने थोड़ा अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ काम किया। ठीक है, इसके आपको नंबर भी मिलेंगे। इस तरह का सवाल आएगा तो 5 नंबर का ही सवाल आएगा, और आपको इतना काम करके दिखाना होगा, और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। राइट, चलो एक एग्जाम्पल और कराता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल और कराता हूं, और आप चलो। तो अब आप लोग लिखना एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैं मारूंगा शॉर्टकट, मैं मारूंगा शॉर्टकट, पर आपको पूरा नोट करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, लेकिन अब इन्वेंट्री टेकिंग कब हो रही है, इन्वेंट्री टेकिंग इसको चेंज कर रहा हूं मैं, ये हो रही है, कौन सी डेट लें, 23 दिसंबर 2021। ठीक है, और बाकी ये सारी फिगर्स चेंज और रिक्वायरमेंट चेंज। तो बस दो चीजें मैंने चेंज करी, दो चीजें मैंने चेंज करी, बल्कि एक ही चीज चेंज करी मैंने। बस मैंने इन्वेंट्री टेकिंग कौन सी डेट को हुई है इसको चेंज किया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये मेरा बन गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो मैंने मार दिया शॉर्टकट, क्योंकि मुझे अलाउड है शॉर्टकट मारना, पर आपको अलाउड नहीं है। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लेना एग्जाम्पल नंबर 2 को, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बाद में रिविजन में हेल्प करती है। ठीक है, चलो। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या फंडा है। तो अगर आपने पिछला वाला तरीका समझ लिया होगा तो यहां पे आप अपने आप ही काम कर लोगे। तो सेम टाइमलाइन से समझते हैं इसको भी। तो वही बात है, 1 जनवरी 2021 को साल शुरू हो रहा है, और 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा है, और यहां पे हमको चाहिए इन्वेंट्री की वैल्यू। ठीक है, अब फर्क क्या है, फर्क यह है कि अब जो इन्वेंट्री टेकिंग हुई, मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बोला था आपको, कि जो इन्वेंट्री की एक्चुअल टेकिंग होती है, जो काउंटिंग होती है, वो या तो जो आपका बैलेंस शीट डेटा उसके बाद में होती है कुछ दिन बाद, या उसके कुछ दिन पहले भी हो जाती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारी जो इन्वेंट्री टेकिंग हो रही है वो हो रही है ऑन 23 दिसंबर 2021, और इन्वेंट्री की वैल्यू वही आ रही है हमारी 7,85,000। तो अब आपको इस वैल्यू से 23 दिसंबर से 31 दिसंबर को जाना है। तो ये मेरा हो गया इंटरवीनिंग पीरियड। दिस इज माय इंटरवीनिंग पीरियड। तो अब आपको 23 दिसंबर से 31 दिसंबर को
दिसंबर पे जाना है। तो अब आप वही फंडा लगाओगे, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ होगा, यहां से लेके यहां तक हुआ क्या क्या होगा। इस 7,85,000 में अब क्या हुआ होगा, 23 से 31 दिसंबर आगे जाते हुए परचेजेस हमारी ऐड हुई होंगी, परचेजेस हमारी ऐड हुई होंगी, और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो माइनस हुआ होगा, है ना। ऐसे ही तो हम सीखते हैं भाई, अगर 23 दिसंबर को सपोज 100 यूनिट्स है मेरे पास, मैं यूनिट्स के टर्म पे बात करूं, 23 दिसंबर को हमारे पास 100 यूनिट्स है, तो 23 से 31 दिसंबर तक मैं कैसे जाऊंगा, साल के दौरान, मतलब इस दौरान जो भी परचेज हुई है उसको मैं ऐड कर दूंगा। सपोज 30 यूनिट परचेज करे, और जितने भी यूनिट मैंने बेचे हैं उसको मैं माइनस कर दूंगा। सपोज 20 यूनिट्स मैंने बेचे थे, तो अब मैं आ जाऊंगा 110 यूनिट्स पे, दैट इज 31 दिसंबर की यूनिट्स पे, है ना। बस अब ये कैलकुलेशन मुझे किस पे करनी है, मुझे कॉस्ट पे कैलकुलेशन करनी है, मेरे को यूनिट्स में नहीं करनी होती, मुझे इसको मॉनेटरी फिगर पे यानी कॉस्ट पे कैलकुलेशन करनी होती है। इसलिए हम इसको यूनिट्स में नहीं बात करते, हम इसको रुपीस के टर्म पे ही डिस्कस करते रहते हैं, राइट। तो अब बताओ, इसकी कैलकुलेशन मैं यहीं कर लेता हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2021। तो बताओ, पहले हमें दी हुई है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 23 दिसंबर 2021, कितनी दे रखी है, 7,85,000। अब यहां पे काम उल्टा हो रहा है, अब परचेजेस को, नेट परचेजेस को मैं ऐड कर दूंगा, तो प्लस नेट परचेज प्लस नेट परचेज, ठीक है। तो अब आप मेरे से आगे बढ़ बढ़ के भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया हो। तो नेट परचेज मेरी कितनी हो रखी है, 1,53,000, 1,53,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स, नेट सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको निकालनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल दी थी, अब मैं दोबारा तो नहीं निकालू, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो यही आएगी, कितनी निकाली थी मैंने, किधर गया, ये देखो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ऐसे निकलेगा, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं, दिखा देता हूं। नेट सेल्स 2.5 लाख है, और उस पर प्रॉफिट मैंने हटा दिया 50,000 का, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 2 लाख, ठीक है। तो मैं दोबारा से को कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 लाख। अब क्या, हम 2 लाख को माइनस कर देंगे, तो इससे मेरी आ जाएगी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2021। तो ये कितनी आ रही है, 985 माइनस 153, तो ये आ रही है 832। देख रहे हो, और टैली हो गया कि नहीं हो गया, देखो टैली हो गया, देखो 8,32,000। और पुराने केस में भी कितनी आई थी, पुराने केस में भी कितनी आई थी, 8,32,000। क्योंकि अगर मैंने सारी डिटेल सेम रखी है, फिगर्स वगैरह सेम रखी है, तो 31 दिसंबर को तो मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सेम ही रहनी चाहिए ना। 31 दिसंबर को तो मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सेम रहनी चाहिए, चाहे मैं 23 दिसंबर से कैलकुलेशन करूं, चाहे मैं 7 जनवरी से कैलकुलेशन करूं, मेरी अल्टीमेटली जो 31 दिसंबर की वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ये तो सेम ही आएगी ना। तो आपका ये टैली भी हो गया, देखो आपका ये हाथ का टैली हो गया कि देखो 8,32,000 की हमारी वैल्यू आ गई 31 दिसंबर की। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं अब इसको कॉन्सेप्ट को क्रक्स कर देता हूं, कॉन्सेप्ट का क्रक्स आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट का क्रक्स ये है भाई आपका, कि अगर आपको जो इन्वेंट्री की जो आपकी टेकिंग हो रखी है, इन्वेंट्री की जो काउंटिंग हो रखी है, वो बैलेंस शीट डेट से पहले हो रखी है, अगर वो बैलेंस शीट डेट से पहले हो रखी है, तो आपको क्या करना होगा, जो इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है डेट ऑफ काउंटिंग पे, वो लेना है। उसमें आपको फिर इंटरवीनिंग पीरियड के नेट परचेसेस ऐड करने हैं, और इंटरवीनिंग पीरियड का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ नेट सेल्स, ध्यान रखना नेट सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली आपको माइनस करना है, तो आपकी बैलेंस शीट डेट की इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रेरी, इसका ऑपोजिट केस बनाते हैं। इसका ऑपोजिट केस, अगर आपको आपकी जो काउंटिंग हो रखी है वो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रखी है, तो आपको क्या करना है, तो आपको काउंटिंग की डेट की जो इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन होगी वो लेनी है,
उसमें आपको क्या करना है, परचेजेस नेट परचेजेस आपको माइनस करने हैं और नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ नेट सेल्स आपको ऐड करना है, तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन बैलेंस शीट डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा मेन कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो आप चाहे इसको अगर मन करे तो अलग से नोट कर लेना, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल का रखा होगा तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला की एज सच नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्टली अपने एग्जाम्पल से रेफर करके अपने आप चीजें देख सकते हो। राइट, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो मोटा मोटा इस कॉन्सेप्ट में आपको यही काम करना है। हाँ, अब जो आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपके कुछ चलिए जी, तो अब आप आ जाइए अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। ठीक है, तो अब हमारा सारा फोकस है आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें खत्म हो गई है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ना इसको। अ ट्रेडर prepared his accounts on 31st March every year। एक कोई ट्रेडर है जो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट्स का मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th April 2020। तो कह रहा है कि हमें 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करनी होती है, अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, लेकिन हम अपनी इन्वेंट्री की जो काउंटिंग है वो 15 अप्रैल तक नहीं कर पाए। तो काम करते हैं, एक अपना रफ में सिंप्लिसिटी के लिए डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। तो हमारा साल कब खत्म हो रहा था, 31 मार्च 2020 को। इधर हमें अपने अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें हमको ऑब्वियसली इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन हमारी एक्चुअल इन्वेंट्री टेकिंग हुई कब, 15 अप्रैल 2020। ठीक है, अब ये देख के लग रहा है कि 31 मार्च से 15 अप्रैल में बहुत टाइम गैप है, लेकिन मैंने ये थोड़ा साफ साफ दिखे इसलिए ज्यादा गैप दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच में एक साल का पूरा गैप है। ठीक है, तो 15 दिन का ही गैप है मोटा मोटा, तो 15 दिन लग गए बेसिकली हमें अपनी इन्वेंट्री टेकिंग करने पे। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू ₹5 लाख। तो 15 अप्रैल को जब हमने इन्वेंट्री की काउंटिंग वगैरह करी, सब करी, तो उस दिन हमने डिटरमाइन किया कि हमारी इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट आ रही है, 5 लाख। तो ये भी लिख लेते हैं, यहां पे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है 5 लाख। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च टू 15th अप्रैल 2020। तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है, डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ फाइनल अकाउंट से लेके एक्चुअल डेट ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग का जो ये पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। तो देखो, इस इंटरवीनिंग पीरियड के बीच के आपको कुछ ट्रांजैक्शन बता रखी। तो क्या क्या उसने बताया, उसने बोला सेल्स हुई इस दौरान 4,10,000 रुपए की, इंक्लूडिंग कैश सेल्स। इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1 लाख। तो टोटल सेल्स मेरी 4,10,000 की हुई, जिसमें से 1 लाख रुपए कैश सेल्स थी। अब ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों दी ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग कैश सेल्स? ये इंफॉर्मेशन आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इसका यहां पे कोई भी रेलिवेंस नहीं है। क्यों इसका रेलिवेंस नहीं है भाई? सेल्स मेरी कैश में हो चाहे उधार पे हो, इन्वेंट्री तो मेरा मूव करेगा ना। ऐसा तो है नहीं ना कैश सेल हो रही है तो मेरी इन्वेंट्री मेरी गोडाउन में पड़ी रहेगी। अल्टीमेटली मेरी इन्वेंट्री कस्टमर के पास तो जाएगी। तो चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, मेरी इन्वेंट्री का मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो कैश सेल क्रेडिट सेल, इसकी बाइफर्केशन करने के बीच के पीछे कोई भी वजह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन खाली आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। राइट, सिमिलरली नीचे देखना, परचेजेस बताई 50,340, फिर ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग कैश परचेज 19,900। अगेन ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो इसको आप लोग आराम से काट सकते हो। इस इंफॉर्मेशन का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। क्यों रेलिवेंस नहीं है? अगेन परचेज चाहे मैं उधार पे करूं चाहे कैश पे करूं, परचेज करने से मेरी इन्वेंट्री मेरी गोडाउन में तो आ जाएगी ना, यानी इन्वेंट्री का मूवमेंट तो होने वाला है। तो इससे हमारे को क्या लेना देना भाई कि इन्वेंट्री जो परचेज है वो कैश पे या क्रेडिट पे? राइट, चलो फिर आगे उसने बोल दिया सेल्स रिटर्न 10,000 रुपए। राइट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेल्स आपकी ग्रॉस सेल्स होगी।
और साथ साथ आपको सेल्स रिटर्न भी दे दिया। परचेजेस में उसने बस कुछ और नहीं दिया, मतलब कोई परचेज रिटर्न वगैरह नहीं हुई होगी। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट का मार्जिन कितना बता दिया, 20%, वो भी ऑन सेल्स। तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि इसने प्रॉफिट मार्जिन जो आपको सेल्स पे ही निकाल के दे दिया, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। तो वही हमको 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हो आप, क्या आप ये कर सकते हो? तो इसको हम लोग यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, राइट। तो अब हमें उल्टा आना है, राइट, अब हमें उल्टा आना है। तो वैसे मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी इस तरह का करा दिया, तो एक्चुअली मुझे क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहिए था, बट मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये ब्रैकेट में कैश सेल और कैश परचेज की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था। तो आप इसको अपने आप करते हुए कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल करवाया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 15 अप्रैल 2020, ये 5 लाख ले लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, परचेजेस को माइनस करते हैं, है ना। यहां से लेके यहां तक इंटरवीनिंग पीरियड में मुझे रिवर्स आना है, मेरे को रिवर्स आना है। तो यहां से यहां पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, परचेजेस को माइनस करूंगा, ये हम चर्चा कर चुके हैं अब। तो परचेजेस मेरी माइनस हो गई, 50,340 की पूरी परचेज माइनस हुई, देख लेना, पूरी परचेज हम माइनस कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ नेट सेल को हम लोग ऐड कर देंगे। तो नेट सेल्स मेरी हुई कितनी, 4,10,000 की टोटल सेल थी, 10,000 का सेल्स रिटर्न था। तो नेट सेल्स मेरी 4 लाख हुई। इस 4 लाख की सेल पे 20% का मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा 80,000। तो कॉस्ट आ गई मेरी 3,20,000 की, ये मैंने ऐड कर दिया। तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी ऑन 31 मार्च 20 कितनी, 7,69,660, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब आप लोग करना मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 4.16, पेज नंबर 4.16। चलिए तो क्वेश्चन कहता है, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was completed by 10th April 2020. The valuation of which showed an inventory figure of rupees 16,75,000 at cost as on the completion date. ठीक है, तो साथ साथ अपना क्वेश्चन का एनालिसिस भी करते हुए चलते हैं, तो ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। ठीक है, तो हमारा साल खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा होगा जब भी, तो शुरू वाली पॉइंट है तो हमें कोई मतलब नहीं। तो एनीवे 1 अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च 2020 की वैल्यूएशन के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हमारी हुई वो हुई कब, 10 अप्रैल 2020, यानी 10 दिन बाद। और इस दिन पे इन्वेंट्री की वैल्यू आई की थी 16,75,000। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अब हमें समझ आ ही गया होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, वो इस डेट की इन्वेंट्री की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो अब तरीका तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, क्या कह रहा है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द date of completion of inventory taking, sales for the next year were rupees 68,750, profit margin being 33.33% on cost। तो बेसिकली वो आपको इंटरवीनिंग पीरियड की कहानी बता रहा है, आपको इंटरवीनिंग पीरियड की कहानी बता रहा है। यानी यहां से लेके यहां तक की उसने एक तो सेल्स की फिगर दे दी। तो सेल्स की फिगर उसने कितनी दे रखी है, 68,750, 68,750। और प्रॉफिट मार्जिन उसने बोला है 33.33% ऑफ कॉस्ट, 33.33% ऑफ कॉस्ट। तो प्रॉफिट मार्जिन जब वो ऐसे बोल देना, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 33.33% या फिर 33.1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। इसको सिंपल आप ले लेना 1/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है 1/3 ऑफ कॉस्ट है, और अगर ये 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो ये 1/4 ऑफ सेल्स होगा, 1/4 ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, तो पहले इसका क्लियर रखना आप लोग।
और क्या कहता है क्वेश्चन, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू ₹90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आपको इन्वेंट्री जो आपकी इंटरवीनिंग पीरियड है उसकी परचेज बता दी, लेकिन परचेज प्राइस उसने बताई 90,000, इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, तो आपको इस पीरियड की परचेज भी बता दी। तो परचेज उसने कितनी बता रखी है, 90,000 की बता रखी है, लेकिन इसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। इसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। आपको पता है कॉस्ट की कैलकुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कॉस्ट की कैलकुलेशन में हमको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% का जो है यह हम लोग एडजस्ट करेंगे। चलो जी, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। ये आपको सेल्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सेल्स रिटर्न हमारी कितनी की है, 3,000 की। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे, यहां पे आपको सेल्स रिटर्न बता दी 3,000 की। चलो, और क्या बोल रहा है, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग ₹11,250 which should be taken at ₹5,250 to ensure disposal to an interested customer। तो इतनी पूरी कहानी का क्रक्स क्या निकल रहा है, इस पूरी बात का क्रक्स ये है कि इस डेट पे हमारी कोई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, इस डेट पे हमारी कॉस्ट ऑफ कोई इन्वेंट्री है 11,250 की, 11,250 की। लेकिन अब इसकी वैल्यू हमको कम करनी है, कितने रुपए पे करनी है, 5,250 पे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, ये आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू की वैल्यू बता रहा है आपको। तो जब भी हमारे को कॉस्ट और एनआरवी पता होती है तो हम लोग उस पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर के हिसाब से करते हैं, ये आपको पता है। और हम लोग जो भी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करते हैं वो आइटम ऑन आइटम बेसिस पे करते हैं, हर एक आइटम के अलग अलग से चेक करते हैं। इसलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई सारी स्टॉक में कुछ आइटम है कॉस्ट जिसकी है 11,250, लेकिन अब इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको कितनी लेके चलनी है, 5,250 लेके चलनी है। इन अदर वर्ड्स, हमें कितने रुपए की गिरावट करनी है स्टॉक में, कितने रुपए की गिरावट करनी है हमें स्टॉक में, 6,000 की। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कोई सेल परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, केयरफुल रहना। ये आपको कोई सेल परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये बस बता रहा है कि भाई हमारी एक स्टॉक में एक वैल्यू है जिसकी कॉस्ट है 11,250 की, पर इसको अब हमें 6,000 से कम करना है, इतना आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलो अब ऐसे एक और पॉइंट है, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग ₹15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 12,500 on 31st March. तो अगेन ये भी कोई इंफॉर्मेशन आपको सेल की नहीं बता रहा, ये भी इंफॉर्मेशन आपको सेल की नहीं बता रहा, यहां पे भी आपको सेम बता रहा है कि एक कोई आइटम है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये कोई आइटम ए है और सिमिलरली एक और आइटम बी है जिसकी कॉस्ट कितनी रुपए की है, 15,500 की, 15,500 की है। लेकिन अब हमें इसकी एनआरवी कितनी लेके चलनी है, 12,500। तो यहां पे भी सेम बात है, हमको अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कम करनी है, कितने रुपए से, 3,000 रुपए से। ये आपकी कहानी है। तो सेल परचेस नहीं हो रही है, कोई सेल परचेस नहीं हो रही, ये कोई एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की कहानी बता रहा है। कोई ऐसी इन्वेंट्री आप समझ लो जो काउंटिंग की डेट पे तो थी ही, काउंटिंग की डेट पे ही तो थी, और ये आपकी 31 मार्च को भी चलेगी, ये 31 मार्च को भी होगी, है ना। तो ऐसी इन्वेंट्री जो काउंटिंग की डेट पे थी और 31 मार्च को भी हमें लेनी है, लेकिन फर्क इतना है कि ये इन्वेंट्री की वैल्यू अब हमें कॉस्ट पे ना लेके एनआरवी पे लेनी है। रीजन आपको पता है, क्योंकि हम अपनी इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट ऑन एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो बस उस चीज का ये एप्लीकेशन है। और क्या कहानी है, बस और तो कुछ नहीं है। फिर वो आपसे वही बोल रहे हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो ये 31 मार्च होगा, 31 मार्च 2020। तो वही हमको अल्टीमेटली यहां की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो ऑल्दो ये रफ वर्क जो मैंने कर दिया है, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए सफिशिएंट होना चाहिए, ये मेरे लिए सफिशिएंट होगा, तो हम इसी की हेल्प से अपनी कैलकुलेशन अब करते रहते हैं। तो अब मैं अपने मेन सोल्यूशन पे आ जाता हूं, तो हमारा अब मेन काम शुरू हो गया। अब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। तो पहले तो क्वेश्चन की आप एनालिसिस आई बिलीव समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री as on 31st March 2020. This is our main solution. बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप ले लो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 10th April 2020। तो 10th April 2020 को मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, 16,75,000। 16,75,000 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, अपनी हमेशा इस तरह के सवाल में अगर आपको स्पेशली कंफ्यूजन हो तो इस तरह का एक रफ डायग्राम कहीं पे बना लेना। अब हमको बेसिकली यहां से लेके यहां तक आना है, उल्टा जाना है हमको। तो उल्टा जाने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है कि जो भी गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड होता है उसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं, देखो उसका रीजन भी बहुत क्लियर है, उसका लॉजिक भी बहुत क्लियर है। जो इस इंटरवीनिंग पीरियड में हमने सेल करी, वो अब यहां पे तो आ नहीं रही होगी, है ना, 10 अप्रैल के स्टॉक में तो आ नहीं रही होगी क्योंकि वो बिक चुकी। लेकिन ये तो सेल इंटरवीनिंग पीरियड में हुई है, यानी जो भी गुड्स मैंने बेचे हैं ये 31 मार्च को तो होने चाहिए। 10th अप्रैल को काउंटिंग डेट पे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये 31 मार्च को तो होने चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे 10th अप्रैल के स्टॉक में आ नहीं रहे होते, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर देते ताकि 31 मार्च की हम लोग स्टॉक पे आ पाए। ठीक है, तो इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। चलो तो ऐड कर दो, ऐड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स। तो वही इंटरनल कॉलम में वर्किंग कर लेते हैं। तो नेट सेल्स हुई कितनी मेरी, नेट सेल्स कितनी हो रखी है, तो सेल्स रिटर्न 3,000 की थी और सेल्स हो रखी है 68,750 की। तो 68,750 माइनस 3,000, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 65,750। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, या आप सिंपली प्रॉफिट भी बोल सकते हो। अब ये कैसे आप निकालोगे, तो नेट सेल्स है 65,750 की, इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। हमें 1/3 ऑफ कॉस्ट बोल रखा है, दैट मीन्स ये 1/3 ऑफ सेल्स है, तो इसका 1/4 ऑफ सेल्स, तो ये आ जाएगा इसका 1/4। तो ये निकाल लेते, कितना आ रहा है 65,750 डिवाइड बाय 4। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, ये 16,437.5। चलो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बाहर मेरा, ये आ जाएगा, तो 65,750 माइनस 16,437.5, तो ये आ रहा है 49,312.5। चलो ये हो गया, काम खत्म। अब हम लेस क्या करते हैं, परचेस लेस करते हैं। तो परचेस हुई कितनी की है, किस प्राइस पे हो रखी है, तो परचेस हो रखी थी हमारी कितने रुपए पे, 90,000 पे। लेकिन इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो बाहर मेरी फाइनल कॉस्ट ऑफ परचेस आ जाएगी 81,000। तो ये सिंपल हो गया। और बताओ और क्या करेंगे, तो सेल और परचेज का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, सेल और परचेज का एडजस्टमेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी इस वाली कहानी पे जो मैंने ये ब्लू पेन से लिखा है। तो एक प्रोडक्ट है
जिसको मैंने एम ही बोल दिया, प्रोडक्ट ए सपोज, जिसकी कॉस्ट तो 11,250 है, लेकिन हमें इसको एनआरवी पे लेके आना है, यानी हमको 6,000 रुपए से इसकी गिरावट करनी है, हमको 6,000 रुपए से इसकी गिरावट करनी है। तो आ जाओ ये कर लेते हैं। और क्या लेस करेंगे फिर हम, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, वैल्यू ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ। अच्छा, स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको मतलब भी बता देता हूं। स्लो मूविंग इन्वेंट्री मतलब ऐसी इन्वेंट्री जिसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत कम है और कम डिमांड होने की वजह से वो जल्दी जल्दी बिकता नहीं। अगर वो आज मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है तो वो ऐसा नहीं है कि वो 1-2-4 दिन में बिक जाएगा या 1 महीने के अंदर बिक जाएगा, हमें पता नहीं वो कब बिकेगा, उसको बिकने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसी इन्वेंट्री को हम बोलते हैं स्लो मूविंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो कोई भी इन्वेंट्री स्लो मूविंग होती क्यों है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप इकोनॉमिकली सोच सकते हो। कोई भी इन्वेंट्री स्लो मूविंग इसलिए होती है क्योंकि उसका डिमांड कम है। और आपने इकोनॉमिक्स में अपना डिमांड का लॉ पढ़ा हुआ है, आपने इकोनॉमिक्स में अपने डिमांड का लॉ पढ़ा हुआ है कि जिस चीज जब डिमांड कम होती है किसी आइटम की तो प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस भी गिर जाता है ना। यही हमने सुना पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कोई ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड बहुत कम है, कोई ऐसा आइटम है जो डिमांड जिसकी कम है और कम डिमांड होने की वजह से उसका प्राइस मार्केट में कहीं ना कहीं आप समझ लो गिर गया होगा। इसलिए हम लोग उस जो प्राइस में गिरावट हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यहां पे गिरावट हो रही है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं समझ लो कि मार्केट प्राइस गिरने की वजह से हमारी एनआरवी गिर रही है, कॉस्ट से कम हो रही है और हैंस हम उसकी यहां पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चीजों को लिंक करते हुए चलते हैं तो मजा आता है थोड़ा, तो यहां से लिंक कर लेना। तो हमने गिरावट कितनी की करनी है, 6,000 रुपए की करनी है। ठीक है, और क्या लेस करना है हमको, आ जाओ वापस से आ जाओ अपनी कहानी में। कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसा आइटम है अगेन जिसको मैंने प्रोडक्ट बी बोल दिया, जिसकी कॉस्ट है 15,500 की, पर अब इसको भी हमको एनआरवी पे लेके आना है 12,500 रुपए पे, यानी इसमें भी हमें कितने रुपए की गिरावट करनी है, 3,000 रुपए की गिरावट करनी है। तो चलो इसको भी कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वही ले लेते हैं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू डिलेड डिलीवरी, ड्यू टू डिलेड डिलीवरी। तो ये कितने रुपए की गिरावट है, 3,000 रुपए की गिरावट है। चलो जी हो गया, अब हो गया। अब इससे आपकी निकल के आ जाएगी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। इन अदर वर्ड्स 31 मार्च 2020 को जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी उसमें कितनी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आएगी। तो चलो इसको ऐड लेस कर देते हैं जो भी आ रहा है, 1675 प्लस 49312.5 माइनस 81,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000। तो ये आ रहा है कुछ पॉइंट्स में 1634 312.5 312.5 ये मेरा आंसर आ रहा है। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, 16,313 भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप 0.5 में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर आ गया। अब इंस्टीट्यूट का एक बार आंसर देखना, नहीं तो आप सोचोगे कि कुछ गड़बड़ हो गई। इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है 1634,310, हमारा आंसर आ रहा है 1634,312.5। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आईसीआई ने अपने सोल्यूशन में थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई है। अब यहां पे देखो, एक तो इन्होंने सेल्स को और सेल्स रिटर्न को अलग अलग से दिखाया हुआ है, तो वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो आप कैसे भी कर सकते हो। हम लोगों ने सीखा है कि हम नेट सेल्स का ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के एक साथ एडजस्ट कर देंगे, तो हम तो उसी को फॉलो करेंगे, तो वो तो कोई डिफरेंस इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वहां कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां देखो उन्होंने जो ग्रॉस सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकाला वो कैसे निकाला, तो आप 68,750 का 1/4 एक बार निकालना जरा, 68,750 का अगर आप 1/4 निकालोगे तो ये मेरे ख्याल से आएगा 17,187.5। मैं चेक कर लेता हूँ, 68,750 डिवाइड बाय 4, हाँ
तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17,187.5। ये आ रही है एग्जैक्ट प्रॉफिट की फिगर। अब इसको इन्होंने ₹2.5 से राउंड ऑफ करके 17,190 रुपए पे कर दिया। इस ₹2.5 की डिफरेंस की वजह से हमारे फाइनल आंसर में भी ₹2.5 का फर्क आ रहा है। हमारे फाइनल आंसर में भी ₹2.5 का फर्क आ रहा है, हमारा ₹2.5 ज्यादा आ रहा है। तो किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, हमारा आंसर। ठीक है, तो परेशान मत होना कि ₹2-2.5 का फर्क आ रहा है, तो वो फर्क क्यों आ रहा है वो भी मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। आर आंसर इज मोर एक्यूरेट। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम भाई इंस्टीट्यूट ₹2.5 से राउंड ऑफ कर रहा है तो हम भी राउंड ऑफ करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम अपना एग्जैक्ट आंसर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, चलो जी, अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 4.22, पेज नंबर 4.22। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करो और ये 100% आपको करके जाना है। जब भी आप रिवाइज करो ये चैप्टर, इस एक क्वेश्चन को आपको 100% करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कहता है आपसे, देखो। X, who was closing his books on 31st March 2020, failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2020। तो मुद्दे की कहानी वही है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाता क्योंकि अब हम कर चुके कई सारे सवाल। हमारे बुक्स क्लोज हो रहे 31 मार्च को, लेकिन जो इन्वेंट्री की काउंटिंग हुई, जो वैल्यू निकली, वो कौन सी डेट को निकाली हमने, 9th अप्रैल को, यानी 10 दिन बाद। फिर कहता है when it was ascertained by him to be worth ₹2.5 लाख। तो वही 9th अप्रैल को जब हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली, वो कितने रुपए की निकाली, ₹2.5 लाख की। इसके बाद कहता है क्वेश्चन, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन द रिटर्न्स बुक्स एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब मैं बता देता हूं। इस लाइन का मतलब यह है कि जो हमारी सेल्स होती है वो हम अपने पास एज सेल्स रिकॉर्ड कब करते हैं, जब हमारे गुड्स हमारे गोडाउन से निकल जाते हैं। जब मैंने सेल करी तो सेल करके जब मेरे सामान गोडाउन से निकल जाएगा कस्टमर के पास के लिए, उस डेट पे हम लोग सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कर देते हैं। सॉरी, उस डेट को हम लोग सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी सेल्स बुक में। सिमिलरली रिटर्न इनवर्ड्स की बात कर रहा है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो सेम बेसिस पे वो कह रहे हैं कि सेल्स रिटर्न हम कब रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, कस्टमर से हमारे पास सामान वापस आ जाता है। तो जिस दिन पे सामान हमारे गोडाउन में आके आ जाता है, जिस डेट पे, उस डेट पे हम लोग सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो हम सेल्स और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है बट समझाने के लिए दे रहा हूं एग्जाम्पल, कि अगर हमारी सपोज हमारे जो गोडाउन से सेल के लिए कस्टमर के पास के लिए गुड्स निकल जाते हैं सपोज 3 सितंबर को, लेकिन हम कस्टमर को इनवॉइस रेज करते हैं 5 सितंबर को, तो कौन सी दिन पे हम लोग सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स में, यह है इनवॉइस की डेट, यह है गुड्स डिस्पैच होने की डेट। ठीक है, तो ऑल्दो इनवॉइस 5 सितंबर को हम रेस कर रहे हैं कस्टमर को, लेकिन गुड्स हमारे 3 सितंबर को ही निकल जा रहे हैं, तो हम लोग सेल 3 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है। फिर आगे कहता है परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। तो अब परचेज के केस में बिल्कुल उल्टी कहानी है, परचेज के केस में उल्टी कहानी है। तो एग्जाम्पल से ही बता देता हूं आपको ये भी, कि सपोज हमारी परचेज होने के बाद गुड्स हमको मिलते हैं, हमारे गोडाउन पे आ जाते हैं 10th जुलाई को, गुड्स हमारे सपोज आते हैं 10th जुलाई को, लेकिन हमारा सप्लायर हमें इनवॉइस भेजता है 20 जुलाई को। ठीक है, ये गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं एक्चुअली फिजिकली अपने गोडाउन में, ये इनवॉइस है। ये इनवॉइस है। तो हम कौन सी डेट पे अपनी परचेज रिकॉर्ड करते होंगे, जिस दिन गुड्स रिसीव कर रहे हैं या जिस दिन गुड्स का इनवॉइस हमको मिल रहा है। द आंसर इज इनवॉइस। तो यहां पे हम लोग 20 जुलाई को परचेज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, इसको समझा रहा हूं, नहीं तो बच्चों को बाद में डाउट आता है इस पे। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि परचेज हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग
इनवॉइस डेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेल्स हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हमारे गुड्स फिजिकली चले डिस्पैच हो जाते हैं हमारे गोडाउन से उस दिन, और परचेज किस दिन रिकॉर्ड करते हैं? जिस दिन हमें इनवॉइस मिल जाता है। अब आगे कहता है क्वेश्चन आपसे, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st मार्च एंड 9th अप्रैल, यानी इंटरवीनिंग पीरियड एज पर सेल्स डे बुक आर ₹17,200। परचेजेस बिटवीन 31st मार्च एंड 9th अप्रैल, अगेन इंटरवीनिंग पीरियड, कितनी है? ₹1,200। ठीक है, तो पहले अभी इतना पढ़ते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको इंटरवीनिंग पीरियड की सेल्स और परचेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आप समझ रहे होगे कि क्या दे रखा है। अब आगे की लाइन क्या कहती है आपसे, इसको अंडरलाइन करना। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। ये परचेज की बात कर रहा है, दिस इट इज टॉकिंग अबाउट परचेज। ठीक है, ये परचेज की बात हो रही है ये। तो वो कह रहा है इंटरवीनिंग पीरियड पे परचेज तो हुई है हमारी ₹1,200 की, लेकिन इन 1,200 की परचेज में से 500 की परचेज ऐसी है जो हमको स्टॉक की कैलकुलेशन करने के बाद मिली थी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं, अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करूं, तो देखो, ये है मेरा 31st मार्च, ये मेरा है 31st मार्च, ये है मेरा 9th अप्रैल, जिस दिन मेरी स्टॉक की वैल्यूएशन हुई, जिस दिन मेरी स्टॉक की कैलकुलेशन हुई। तो वो कह रहा है यहां से लेके यहां तक की परचेस मेरी कितनी हुई है? ₹1,200 की, ₹1,200 की परचेस हुई है। अब परचेस का हमने क्या बोला कि परचेस हम कब रिकॉर्ड करते हैं? अपने परचेस बुक में इनवॉइस बेसिस पे। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 31 मार्च से लेकर 9th अप्रैल यानी इंटरवीनिंग पीरियड में मेरे पास कितने परचेज के इनवॉइस आए, कितने रुपए के परचेज के इनवॉइसेस आए? ₹1,200 के। लेकिन इस ₹1,200 में से जो ₹500 के गुड्स हैं, जो ₹500 के गुड्स है, वो मुझे 9th अप्रैल तक मिले ही नहीं, वो मुझे 9th अप्रैल के बाद कभी मिले। ठीक है, ₹1,200 मेरी परचेज बुक में आ रही है, लेकिन वो क्यों आ रही है? क्योंकि मैं इनवॉइस बेसिस पे करता हूं। मेरे को इनवॉइस पहले आ गया होगा, मेरे सप्लायर ने इनवॉइस मुझे पहले दे दिया होगा, लेकिन गुड्स बाद में भेजे होंगे उसने। इसलिए जब मेरे पास इनवॉइस आया तो मैंने अपनी परचेज में तो रिकॉर्ड कर दिया ₹1,200 में टोटल, मतलब ₹500 की बात हो रही है। लेकिन ये ₹500 की जो गुड्स हैं वो एक्चुअली में रिसीव कब हुए? वो 9th अप्रैल के बाद हुए। अब इसका रेलिवेंस क्या है? अब इसका रेलिवेंस समझना, इस पूरी कहानी का रेलिवेंस क्या है कि क्यों ये आपको कहानी बता रहा है। इसका सिंपल मीनिंग देखो ये है, मेरी 9th अप्रैल को स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? 9th अप्रैल को मेरी स्टॉक की वैल्यू बता रखी थी क्वेश्चन में, कितनी? 2.5 लाख। तो 9th अप्रैल को मेरी, जब मैंने फिजिकली काउंट किया तो मेरी स्टॉक की वैल्यू निकली 2.5 लाख की। ठीक है, अब जब मैं क्या करता हूं, अब मुझे परचेज का क्या करना होता है? मुझे परचेज का क्या करना होता है? अगर मुझे 9th अप्रैल से 31st पे मार्च पे जाना है तो मुझे परचेज माइनस करनी पड़ती है, मुझे परचेज माइनस करनी पड़ती है। आपको ये अच्छे से बात पता है ना? अब यह बात समझते हो? तो अब आप बोलोगे सर परचेज तो ₹1,200 की, तो हम ₹1,200 की परचेज माइनस करेंगे। लेकिन आप ये सोचना, लॉजिकली सोचना, ₹1,200 में से ₹500 के तो गुड्स ऐसे हैं जो 9th अप्रैल को थे ही नहीं। यानी कि ये जो मेरी 2.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री की वैल्यू आई, इसमें ये ₹500 के गुड्स तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं है। तो मैं पूरे ₹1,200 क्यों माइनस करूंगा? मैं पूरे ₹1,200 क्यों माइनस करूंगा? मैं बचे हुए सिर्फ ₹700 ही तो माइनस करूंगा, क्योंकि इस 2.5 लाख की जो इन्वेंट्री की वैल्यू है, इसमें 1,200 की परचेज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें तो सिर्फ ₹700 की परचेज इंक्लूडेड है, क्योंकि बचे हुए जब 500 के गुड्स हैं वो तो मुझे 9th अप्रैल के बाद मिले, तो ये मेरे 9th अप्रैल को गोडाउन में पड़े ही नहीं होंगे, तो ये मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, इन्वेंट्री काउंटिंग में आ ही नहीं होंगे। राइट, तो जब हम परचेज माइनस करेंगे, हम सिर्फ ₹1,200 का परचेज माइनस नहीं करेंगे आंख बंद करके, ये नहीं कि चलो परचेज दे रखी है इंटरवीनिंग पीरियड की ₹1,200 तो हम पूरा ₹1,200 माइनस करेंगे, नहीं। लॉजिकली सोचेंगे कि भाई 1,200 में से ₹500 के गुड्स तो पहले से ही थे ही नहीं, 2.5 लाख में थे ही नहीं, वो 9th अप्रैल को हमारे पास थे ही नहीं, तो वो हम क्यों माइनस करें? हम तो सिर्फ बचे हुए ₹700 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लॉजिक अप्लाई करना होता है अपनी कहानियों में। अच्छा, फिर कहता है आगे, goods invoiced during the month of March to 2020, but goods received only on 4th April amounted to
1000। ठीक है, तो इस लाइन का क्या रिलेवेंस है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इसको अभी आप पेंडिंग छोड़ देना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं तब आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि इस लाइन का हमको क्या करना। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो इस लाइन को गुड्स इनवॉइस से लेके 1000 तक की इस लाइन की इंटरप्रिटेशन हम बाद में निकाल लेंगे, इसके हम एनालिसिस बाद में कर लेंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.1/3% ऑफ कॉस्ट। तो ये आप समझ गए होगे आप इसका मतलब, कि इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेट है, 1/3 ऑफ कॉस्ट है। और 1/3 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ सेल्स। एसरटेन द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, एसरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। तो फिजिकल वर्ड को अगर आप हाइलाइटर यूज करते हो तो हाईलाइट भी कर देना और अंडरलाइन कर देना। इस एक पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन मैं खास करा रहा हूं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैंने बोला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 100% करके जाना है। यहां पे वो आपसे बोल रहा है फिजिकल स्टॉक निकालने के लिए, फिजिकल स्टॉक। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपकी बेस बिल्डिंग करवाता हूं, इसकी मैं आपकी बेस बिल्डिंग करवाता हूं। हालांकि ये चर्चा मैं पहले चैप्टरों में भी कर चुका हूं, बट यहां पे मैं आपको दोबारा से बेस बिल्डिंग करवा रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन अभी कर लेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट करके थोड़ी सी बेस बिल्डिंग करा रहा हूं। चाहे तो आप नोट कर लेना, चाहे तो आप अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेना, ये आपकी कॉल है, बट आप पहले मेरी बात समझ लेना। बेस बिल्डिंग, आप एक बात समझो, जो हमारी बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आती है, जो इन्वेंट्री की वैल्यू आती है, इस इन्वेंट्री में सारी इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड होती है। व्हाट डू आई मीन बाय सारी इन्वेंट्रीज? अब आपने पुराने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, आप इसको लिंक कर पाओगे। 31 मार्च को सपोज हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, तो हम इसमें 31 मार्च की सारी इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं। सारी का मतलब जो मेरे पास फिजिकली मेरे गोडाउन में पड़ी हुई है, जो मेरे पास फिजिकली गोडाउन पे मेरे पास पड़ी हुई है, ये तो मेरी आती ही आती है, ये तो मेरी 31 मार्च को इन्वेंट्री में काउंट होगी होगी। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्वेंट्री मैंने, कोई गुड्स मैंने परचेज तो कर दिए लेकिन 31 मार्च तक मुझे मिले नहीं। कोई गुड्स मैंने परचेज तो कर लिए 31 मार्च तक, लेकिन वो अभी मेरे को 31 मार्च को मिले नहीं है, वो अभी रास्ते में है, यानी वो इन ट्रांजिट है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। ऑल्दो ये मेरे गोडाउन में नहीं पड़े, लेकिन ये गुड्स मैं खरीद चुका हूं, रास्ते में है, मेरे हो चुके हैं, तो ये मेरी ओनरशिप बन चुकी है इन गुड्स पे, तो ये मेरी इन्वेंट्री में काउंट होंगे। गोडाउन में होना हो, फिजिकली मेरे पास पड़े होना हो, लेकिन मेरे एसेट में आ जाएंगे, मेरी इन्वेंट्री में काउंट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था, कंसाइनमेंट का, याद है? कंसाइनमेंट में पढ़ा था, तो हमारे कभी कभी गुड्स पड़े होते हैं, अनसोल्ड गुड्स होते हैं विद कंसाइनी, अनसोल्ड होते हैं गुड्स विद कंसाइनी। तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, मैंने जब कंसाइनमेंट पढ़वाया था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि जो कंसाइनी के पास अनसोल्ड गुड्स होते हैं, जो बेसिकली हम कंसाइनमेंट अकाउंट के अपनी क्रेडिट साइड दिखाते हैं, वो भी गुड्स मेरी ही बैलेंस शीट में आते हैं, यानी कंसाइनर के ही बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, इवन दो फिजिकली मेरे पास नहीं पड़े, फिजिकली वो पड़े हैं कंसाइनी के पास, लेकिन वो गुड्स अभी मेरे ही हैं, वो मेरी ओनरशिप है, इसलिए वो मेरी ही इन्वेंट्री में काउंट होते हैं। और साथ ही साथ कंसाइनमेंट से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाला, तो गुड्स विद कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल। तो ये गुड्स भी जो मेरे कस्टमर के पास पड़े, जो अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, तो याद होगा आपको, हम लोग इसको भी अपने पास रिकॉर्ड करते थे। हम गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करते थे, और वहां पे हम यही बोलते थे कि भाई ये गुड्स भी मेरे ही माने जाएंगे जब तक अप्रूव नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये गुड्स मेरे ही बैलेंस शीट में आएंगे। तो मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में सारी इन्वेंट्री आएगी जो फिजिकली मेरे पास पड़ी है मेरे गोडाउन में, वो आएगी। अगर कोई गुड्स रास्ते में है वो भी आएगा, और कोई गुड्स अगर कंसाइनी के पास पड़े वो भी आएगा, और अगर कोई गुड्स कस्टमर के पास पड़े जिस पर अभी अप्रूवल नहीं मिला है वो भी आएंगे। तो सारी मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, यानी सारे मेरे एसेट में काउंट होते हैं। ठीक है, ये मेरी बेस बिल्डिंग है, तो चाहे तो आप इसको नोट कर लेना। अब
अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा? उसने आपसे मांगा फिजिकल स्टॉक बताओ, एसरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि बस इतना बताओ कि 31 मार्च को मेरे पास फिजिकली कितने गुड्स पड़े हुए हैं। इसी को वो बोल रहा है फिजिकल स्टॉक। ठीक है, तो केयरफुल रहना। अगर हमारे क्वेश्चन में इन जनरल इन्वेंट्री की वैल्यू पूछता है तो वो पूछता है पूरी इन्वेंट्री की वैल्यू। इन जनरल जब भी इन्वेंट्री की वैल्यू पूछी जाती है तो वो पूरी इन्वेंट्री की वैल्यू पूछता है, सारी, इंक्लूडिंग ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बोल दिया फिजिकल स्टॉक की वैल्यू निकालो, तो हमको गुड्स एंड ट्रांजिट अगर कोई है वो नहीं लेना है, गुड्स अगर कोई कंसाइनी के पास पड़े वो नहीं लेने, गुड्स अगर कोई कस्टमर के पास पड़े फॉर पेंडिंग अप्रूवल वो भी नहीं लेने। हमको सिर्फ ये फिजिकली हमारी गोडाउन में कितने इन्वेंट्री पड़ी हुई है 31 मार्च को, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि वो क्या आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लेना, राइट। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लेना, इसी क्वेश्चन के साथ बेस बिल्डिंग करके इसी क्वेश्चन में आप लोग नोट कर लेना। जब आप ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे बाद में तो आप ये देख के आपको याद आ जाएगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा था और क्यों इसमें फिजिकल स्टॉक का पॉइंट जो वो पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, बेटर रहेगा। चलिए, अब मैं अपने इतनी खिचड़ियां पकाने के बाद फाइनली अपने सोल्यूशन पे आता हूं। तो आ जाओ जी, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू करो। तो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा हुआ है तो पहले हम लोग प्रॉपर हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो यहां पे भी चाहे तो आप लोग फिजिकल वर्ड को हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना अपने सोल्यूशन में भी। तो आपके पूरे स्टडी मटेरियल में एक ही क्वेश्चन है जहां पे उसने फिजिकल स्टॉक की वैल्यू मांगी है, वो है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूं। चलो, अब करो आप शुरू। तो आप तरीका तो वही है हमारा जो हमने सीखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन कौन सा डेट है? 9 अप्रैल 2020। ये आपको दे रखा है 2.5 लाख। ये आपको दे रखा है 2.5 लाख। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, है ना, हम आगे की डेट से पीछे की डेट पे आ रहे हैं। जो भी हमने सेल वगैरह कर रखी है उसकी जो भी कॉस्ट है उसकी कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल तो वो बिक चुके हैं, लेकिन 31 मार्च को तो मेरे पास ही पड़े होंगे। तो ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आप कैसे निकालोगे? तो अब मैं इसको ब्रैकेट में करके दिखा देता हूं। तो सेल आपको कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? 17,200 की। इसमें से आप प्रॉफिट हटा दो, तो 17,200 का प्रॉफिट कितना है? 1/4, क्योंकि 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो 1/4 ऑफ सेल्स होगा। तो ये देखना कितना आ रहा है जरा, 17,200 माइनस 25% समझ लो एक प्रकार से, तो ये आ रहा है 12,900। तो ये तो सिंपल हो गया। लेस परचेज, लेस परचेज। तो परचेज का मैंने आपके साथ चर्चा कर ली ऑलरेडी। तो परचेज हम कितनी रहेंगे? तो गिवन परचेज कितनी है? गिवन परचेज आपकी 1200 की। गिवन परचेज है 1200 की। लेस इसमें से हम क्या हटा देंगे? गुड्स रिसीव्ड आफ्टर 9 अप्रैल 2020। जो गुड्स हमें 9 अप्रैल के बाद मिले, क्योंकि वो हमारी 9 अप्रैल की 2.5 लाख की जो इन्वेंट्री आ रही है उसमें आ ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो हमारे पास थे ही नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको तो हटा देंगे। तो अल्टीमेटली मैं कितनी परचेज लेस करूंगा? मैं अपनी 700 रुपीज की परचेज लेस करूंगा। तो आई होप आप ये बात अब समझ गए होंगे। ठीक है, चलो, तो इतना करने के बाद पहले आप लोग देखना मेरा आंसर कितना आ रहा है। 2.5 लाख प्लस 12,900 माइनस 700। तो इतना करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 262
200। ठीक है, इसको आप चाहे लिख लो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। अब ये जो आपका आंसर आया ना, ये आंसर आपका फाइनल आंसर तब होता, चाहे आप ऐसे लिख लेना, अगर क्वेश्चन ने फिजिकल स्टॉक ना पूछा होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। तो अगर क्वेश्चन ने आपसे खाली पूछा होता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, तो फिर हम लोग अपना ये आंसर करते और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब लेकिन एक पॉइंट आया जो मैंने आपको छुड़वाया था, अब उसको एक बार दोबारा से पढ़ना। तो वो कह रहा है गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल 2020 अमाउंटेड टू ₹1000। क्या मतलब है इसका? तो वापस से मैं अपनी वही रफ डायग्राम बना रहा हूं। यह है 31 मार्च, यह है 9th अप्रैल। तो वो कह रहा है कि ₹1000 के गुड्स कुछ ऐसे थे जो हमने मार्च के दौरान, यानी यही इसी पीरियड में खरीद लिए थे, हमने इसी पीरियड में ऑलरेडी खरीद लिए थे, लेकिन ये हमको रिसीव कब हुए? ये हमको रिसीव हुए 4th अप्रैल को, यानी मेरे गोडाउन में कब आई है? 4th अप्रैल को, राइट। तो मेरे गोडाउन में ₹1000 का जो ये आइटम था या स्टॉक था, ये 4th अप्रैल को आया। जब ये 4th अप्रैल को मेरे गोडाउन में आया तो नेचुरल सी बात है, जब मैंने 9th अप्रैल को इस गुड्स, अपनी गुड्स की काउंटिंग करी होगी और वैल्यू निकाली होगी, तो ये वाला आइटम ₹1000 का आइटम ये 9th अप्रैल का आइटम में इंक्लूडेड होगा। ये मेरे पास पड़ा हुआ होगा 9th अप्रैल को, क्योंकि 4 अप्रैल को मेरे गोडाउन में आ चुका था। तो यानी कि 9 अप्रैल को जो मेरी 2.5 लाख की स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, इसमें ये 1000 इंक्लूडेड होगा, ये इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये जो ₹1000 का गुड है ना, ये जो ₹1000 का आइटम है, ये मेरे लिए 31 मार्च को क्या होगा? 31 मार्च को जब मैं सोचूंगा, बैठूंगा, तो 31 मार्च को तो मेरे को ये गुड्स मिला नहीं था, तो ये 31 मार्च को मेरे लिए गुड्स इन ट्रांजिट होगा। क्योंकि 31 मार्च को ये मेरे पास पड़ा नहीं था, रास्ते में था, क्योंकि हम मार्च के महीने में से खरीद चुके थे, बस 31 मार्च तक इनको रिसीव नहीं हुआ था, वो रास्ते में था, वो रिसीव हुआ 4th अप्रैल को। तो 31 मार्च को ये ₹1000 का जो आइटम है, ये मेरा गुड्स इन ट्रांजिट होगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट हमारे इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, ये मैंने आपको बेस बिल्डिंग में बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है? क्वेश्चन ने तो आपसे ये मांगा है कि 31 मार्च को मेरी फिजिकल स्टॉक कितनी है, यानी फिजिकली बताओ कि फिजिकली मेरे पास गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये जो 1000 का गुड्स इन ट्रांजिट वाला आइटम है, ये 31 मार्च को मेरे गोडाउन में तो पड़ा नहीं, फिजिकली मेरे पास है नहीं, तो क्या ये फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड होगा? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इसलिए इसमें से हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम इसमें से फर्दर लेस करेंगे परचेजेस ऑफ मार्च रिसीव्ड आफ्टर 31 मार्च। तो ये ₹1000 का जो आइटम है, जो हमारे 31 मार्च को हमें मिला ही नहीं था, हमारे पास फिजिकली नहीं था, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर 261,200। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। दिस इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। तो ये हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमको फिजिकल स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आ गया होगा और आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आपके इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस मोटे मोटे पेंडिंग रह गए। इलस्ट्रेशंस तो मेरे ख्याल से सारे कवर हो गए हैं। एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पेंडिंग रह गया,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और एक रह गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहले मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। ये है इंपॉर्टेंट, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना ये भी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है इस क्वेश्चन को। तो आप उस वीडियो को रेफर करके इसको अपने आप से एक बार कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने कर रखी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। आई बटन पे उसका लिंक भी छोड़ दूंगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मसाला लगा हुआ है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मसाला लगा हुआ है इसमें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन हम आफ्टर कंप्लीटिंग द रेक्टिफिकेशन चैप्टर करें। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कवर करेंगे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का करेंगे, वो चैप्टर खत्म होने के बाद अब इस क्वेश्चन को करना है ना, या फिर मैं ही मतलब इसके ऊपर देखूंगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके सहूलियत के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आफ्टर रेक्टिफिकेशन कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट मेरी तरफ से। तो अब होमवर्क तो कुछ है नहीं, तो होमवर्क क्या बचा, एक तो रिवाइज कर लेना, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चाहे तो अपने आप से एक बार कर लेना। स्पेशली आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसको आप दोबारा से सेल्फ एक बार करके देखना कि क्या आप अपने आप से इसको कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की सारी डिस्कशंस आपको समझ आई होगी, और जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे आपने मेरे साथ साथ वो भी सॉल्व करे होंगे। राइट, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।